अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि हम प्रोग्राम किस तरह से डेवलप करते हैं, उसके कितने प्रोसेसेस के कितने स्टेप्स होते हैं और हमारे पास कितनी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। जिस तरह के हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि प्रोग्राम जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है और जो प्रोग्राम लिखता है उस पर्सन को हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो एक प्रोग्राम लिखने के लिए एक प्रोग्रामर को कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वो टोटल हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज है हमारे पास डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रोग्रामर को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए से पहले ये पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम है क्या, वो प्रॉब्लम है किस तरह की, वो किस टाइप की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले उसे अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या होती है, उसको प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से एनालाइज करना चाहिए। फिर उसके हिसाब से, उस प्रॉब्लम के हिसाब से कोई जो सोल्यूशन है वो निकालना चाहिए कि इसके लिए बेस्ट और एफिशिएंट सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो उसे ये चेक करना चाहिए कि फैक्ट्स और फिगर्स जो कि उस प्रोग्राम को जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा प्रोग्राम, उसको बनाने के लिए कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कौन सी लॉजिक्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर किस तरह से प्रोग्राम डिजाइन होना चाहिए, उसका फ्लो किस तरह से होना चाहिए, किस सीक्वेंस में प्रोग्राम होना चाहिए, प्रॉब्लम्स किन किन लॉजिकल स्टेप्स के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि किस लैंग्वेज में उसने वो प्रोग्राम लिखना है, वो बहुत जरूरी है कि उसने सी में लिखना है, जावा में लिखना है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस उन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकती हैं और कुछ लैंग्वेजेस में आपको बहुत सारे फंक्शंस लगाना पड़ते हैं। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि हमें आउटपुट किस तरह से चाहिए, किस फॉर्म में हमारा आउटपुट डिस्प्ले होना चाहिए, हमें किसी पिक्चर की फॉर्म में चाहिए, ऑडियो की फॉर्म में चाहिए, वीडियो की फॉर्म में चाहिए, किस तरह से जो है हमारा आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास है डिजाइनिंग द एल्गोरिदम। पहले प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन होगी, एनालाइज होगी, समझ आ गई कि इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कौन से स्टेप्स हमें चाहिए, कौन सी लैंग्वेज चाहिए, आउटपुट किस तरह का होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप है कि हमने ये डिसाइड करना है कि एल्गोरिदम क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप क्या होगा जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे और स्टेप वाइज उसे परफॉर्म करेंगे। तो दूसरे स्टेप में जो है हम उसका एल्गोरिदम बनाएंगे। फिर जब एल्गोरिदम बन जाता है तो तीसरा स्टेप होता है उसे किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना, यानी कि उसकी कोडिंग करना। उसका लॉजिक डिजाइन जब हमारे पास बन गया, एल्गोरिदम लिखा हुआ आ गया, तो थर्ड स्टेप में जो है प्रोग्रामर उसको, उस एल्गोरिदम को कोड में कन्वर्ट कर देता है, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हमारे पास एक प्रोग्राम बन जाता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको टेस्ट करना। इसलिए जो फोर्थ स्टेप है दैट इज टेस्टिंग द प्रोग्राम, कि आपके पास जब एक प्रोग्राम बन गया है तो उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारी प्रॉब्लम वो सही तरह से सॉल्व कर रहा है या नहीं। फिर जब एक प्रोग्राम बन जाता है, जिस तरह हमने देखा था कि एक प्रोग्राम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज हो सकता है, तो प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स और प्रॉब्लम्स देकर उसका आउटपुट चेक किया जाता है, फिर उसकी एक्यूरेसी देखी जाती है कि ये ठीक है या नहीं है। और अगर किसी भी स्टेप में या किसी भी इनपुट में वो प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, उसमें एरर आ जाता है, आउटपुट सही नहीं आती, तो दोबारा से उस प्रोग्राम में जो भी फॉल्ट्स होते हैं, एरर्स होते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं बग्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। पहले उनको डिफरेंट इनपुट्स देके टेस्ट करके डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है, कि ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो हर तरह की इनपुट के लिए अच्छा परफॉर्म करे। जब आपका प्रोग्राम टेस्ट हो जाता है, उसके सारे एरर्स करेक्ट हो जाते हैं, तो फाइनल स्टेप होता है डॉक्यूमेंटेशन। जिस तरह के हम जानते हैं कि जो प्रोग्राम है वो प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं, तो वो आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है। तो इसलिए एक डॉक्यूमेंटेशन की जाती है जिसमें यूजर को गाइड किया जाता है कि उसने इस प्रोग्राम को किस तरह से इस्तेमाल करना है
और किस तरह से इसका आउटपुट आएगा और किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ये यूज हो सकता है। जिस तरह कि हम अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखते हैं या अगर हम कोई मोबाइल फोन भी खरीदते हैं तो उसके अंदर उसका एक यूजर मैनुअल दिया हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपने किस तरह से इसे ऑन करना है, किस तरह से सिम इंसर्ट करनी है, कैसे कॉल मिलानी है। तो स्टेप बाय स्टेप एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में यूजर को बताया जाता है कि उसने उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं ये एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए होते हैं। अब जिस तरह हमने देखा था कि जो प्रोग्राम है वो हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ह्यूमन लैंग्वेज से काफी डिफरेंट होती है। जिस तरह के सूडो लैंग्वेज हो गई वो सूडो लैंग्वेज जिस तरह इंग्लिश से सिमिलर होती है, मगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से इतनी सिमिलर नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिनको मिला के एक लैंग्वेज बनती है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज में हर उस सिंबल का, किसी वर्ड का, किसी कोड का, किसी कैरेक्टर का अपना एक पर्पस होता है, जिस अपना एक मकसद होता है जिसके लिए वो इस्तेमाल होते हैं। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सिंबल्स होते हैं, अपने कोड्स होते हैं, अपने वर्ड्स होते हैं। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होती है। कुछ लैंग्वेज जो होती है वो बिजनेस प्रोग्राम्स लिखने के लिए होती है, कुछ साइंटिफिक प्रोग्राम्स लिखने के लिए होती है, कुछ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती हैं। तो हर तरह से जो लैंग्वेजेस हैं उनके कोड्स और वर्ड सिंबल होने के डिफरेंट होने के साथ साथ उनके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं। और हमारे पास जो है, जो मेन कैटेगरी है वो दो टाइप की हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो मेन कैटेगरीज हैं वो हैं लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत डिफरेंट होती हैं, कि वो एक ह्यूमन के लिए समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और वो आसानी से जो है उस लैंग्वेज को समझ नहीं सकता या ट्रांसलेट नहीं कर सकता। ये होती हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर के लिए तो बहुत आसान होता है इन्हें समझना और इनके के थ्रू काम करना, मगर ह्यूमन इस लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझ सकता और ना ही इनमें काम कर सकते हैं। जिस तरह के कंप्यूटर की लैंग्वेज हमने देखा था 0 1 में होती है, बाइनरी होती है, जो कि ह्यूमन के लिए समझना बहुत मुश्किल होती है। और ये जो है कंप्यूटर का जो इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर है उस पे इम्प्लीमेंट होती है। और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जिस तरह हम देखते हैं कि प्रोसेसर्स की चिप्स या बसेस हैं, वो जिस लैंग्वेज के थ्रू काम करती हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन समझती हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। लो लेवल लैंग्वेज के भी फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमारी होती है 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की फॉर्म में, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। कि जब इलेक्ट्रिक करंट इस पे पास होता है तो वो 0 और 1 के थ्रू अंडरस्टैंड करता है कि करंट पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा। और डिफरेंट बिट्स के कॉम्बिनेशन से जो है कंप्यूटर अंदाजा लगाता है कि उसे क्या काम करना है। ये लैंग्वेज जो है कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, और ये कंप्यूटर की जिस तरह हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल लैंग्वेज है, कि कंप्यूटर हमेशा इसी लैंग्वेज में ही काम करेगा। मगर ये 0 1 की लैंग्वेज ह्यूमंस के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है। जो मशीन लैंग्वेज है ये हमारी कंप्यूटर डिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा था डेटा रिप्रेजेंटेशन में कि हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती हैं, आस्की, बीसीडी, यूनिकोड। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है, हर कंप्यूटर की अपनी जो है मशीन लैंग्वेज होती है। इसकी वजह से जो ये मशीन लैंग्वेज है ये कंप्यूटर डिपेंडेंट है या मशीन डिपेंडेंट है, कि हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होगी और वो अपनी ही लैंग्वेज को समझेगा और दूसरे किसी कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। होंगी दोनों बाइनरी में ही 0 1 में, मगर हर कंप्यूटर में अगर हमारे पास कोड है 0 0 1, तो एक कंप्यूटर में अगर उस कोड का मतलब है ए, तो हो सकता है दूसरे कंप्यूटर में 0 0 1 का मतलब हो सी। तो इस तरह से हैं दोनों बाइनरी ही 0 0 1, मगर हर कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज ही समझता है।
इस वजह से इस लैंग्वेज को लिखना या मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं 0, 1, जिसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, तो उनको लिखना और समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। सेकेंड हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी आसान है समझना, कि ये सिर्फ बाइनरी कोड में नहीं होती, इसमें कुछ सिंबल्स भी होते हैं जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं, मगर ये भी हार्डवेयर से काफ़ी ज़्यादा करीब होती है और हार्डवेयर इस लैंग्वेज को समझ सकता है, या ये वाली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज जो है ये आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके थ्रू हार्डवेयर काम कर लेता है, मगर ये एक्चुअली बाइनरी नहीं होती, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जिस तरह अगर हमने 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सिर्फ 0101 की फॉर्म में नहीं होगा, इसमें SUB की इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लें। इसके अपने ही सिंबल्स होते हैं और अपनी ही लैंग्वेज होती है जिसको हम निमोनिक्स कहते हैं, और ये थोड़ा-सा प्रोग्राम करना असेंबली लैंग्वेज में ईज़ी होता है और इसको मॉडिफाई करना भी आसान होता है मशीन लैंग्वेज की निस्बत, क्योंकि इसमें सिंबल्स होते हैं, तो थोड़ा-सा प्रोग्रामर्स के लिए जो है आसान हो जाता है असेंबली लैंग्वेज में हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देना, और इसीलिए हम इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये थी हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज की 2 टाइप्स। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड मेन कैटेगरी है हाई लेवल लैंग्वेज, वो क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कि जो हमें समझने में भी आसान होती है और जिसमें कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिससे कि एक प्रोग्रामर आसानी से समझ सकता है और उसको जो है उसमें प्रोग्राम कर सकता है। क्योंकि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, तो ये लिखना भी आसान होती है और मॉडिफाई करना भी आसान होती है। अगर हम देखें कि मशीन लैंग्वेज 01 की फॉर्म में थी, उसको लिखना और समझना बहुत मुश्किल था। इसी तरह उससे थोड़ी ईज़ी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है सेकंड जनरेशन, जिसमें सिंबल्स हैं, तो उससे थोड़ा ईज़ी है। मगर हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसमें प्रोग्राम लिखना और उसको एरर रिमूव करना, उसे मॉडिफाई करना असेंबली लैंग्वेज से भी ज़्यादा आसान है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स जो बनते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं, सोशल मीडिया ऐप्स जो भी बनती हैं, ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज में बनती हैं और बाद में वो जो है उनको ट्रांसलेट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि ये आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाती है और प्रोग्रामर्स इसे ईज़िली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो हाई जिस तरह हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको सिंटैक्स कहा जाता है। अगर हमारा सिंटैक्स या प्रोग्रामर से लिखते हुए सिंटैक्स में कोई गलती हो जाए, तो जो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाता है और वो सही तरह काम नहीं करता। जिस तरह अगर हम सिंपल इंग्लिश या उर्दू की भी बात करें, तो उसके भी जिस तरह ग्रामर होती है, अगर हम ग्रामर के रूल में की जगह का लिख दें या इसकी जगह आर लिख दें, तो मतलब जो है वो चेंज हो जाता है, या इज़ की जगह वाज़ लिख दें, तो वो टेंस पूरा चेंज हो जाता है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज में भी अगर आप सिंटैक्स में गलती कर देंगे, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और आपको एरर शो होगा। हाई लेवल लैंग्वेज की भी हमारे पास फर्दर कैटेगरीज़ हैं, जो कि हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं, इनको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, या 3GL भी कहा जाता है इनको। जिस तरह कंप्यूटर की आपके पास जनरेशंस होती हैं, इस तरह लैंग्वेज की भी जनरेशन है, जिसमें प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है आपके पास। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, आपको कुछ सिंटैक्स के हिसाब से जो है आपको अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं, और कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है जिसमें उसे दिया जाता है। मतलब कि आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज का, या कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि एक सिंटैक्स होता है जो रूल्स डिफाइन करता है, तो उन रूल्स के हिसाब से जो है हम उस लैंग्वेज में काम करते हैं और उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जिस तरह के ये एक सीक्वेंस में चलती है कि सबसे पहले वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी वाली होगी, फिर तीसरी वाली होगी, फिर चौथी वाली होगी। और उसमें हर जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है।
मतलब कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है तो पूरा प्रोसीजर जो है वो एक एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताती है कि उसने क्या करना है और कैसे करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन बेमकसद नहीं होती। अगर हम प्रोसीजरल लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल्स देखें तो जिस तरह हमारे पास सबसे पहली है फोर्ट्रन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, जो कि ज्यादातर इंजीनियरिंग या साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होती है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि हर लैंग्वेज का अपना मकसद होता है, कुछ बिजनेस के लिए होती हैं, कुछ साइंटिफिक पर्पसेस के लिए होती हैं। तो जो फोर्ट्रन है ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस या साइंटिफिक यूज के लिए इस्तेमाल होती है। दूसरी है हमारी बेसिक लैंग्वेज, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस, जिसको 1960 में बनाया गया था। और ये जो ज्यादातर है ये स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं सीखने के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए। जिस तरह हमने अगर मैट्रिक में भी देखा हो या आप लोग भी जब पढ़ेंगे विजुअल बेसिक, तो GW बेसिक जिस तरह मैट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं या यूज होती है स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि किस तरह से सीक्वेंस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तीसरी है हमारे पास कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि अर्ली 1960 में डेवलप हुई थी और ये बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए डेवलप की गई थी कि आप जो है बिजनेस एप्लीकेशंस में ये इस्तेमाल हो सके और इसका जो बिजनेस एप्लीकेशंस है उसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करके ये हेल्प कर सके। इसका कोड लेंथी तो होता है मगर पढ़ने में, लिखने में और मेंटेन करने में आसान होता है। फोर्थ है हमारे पास पास्कल लैंग्वेज। अब जिस तरह कोबोल हमारे पास बिजनेस के लिए और फोर्ट्रन जो है साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होती है, मगर पास्कल जो है वो दोनों साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस दोनों में यूज हो सकती है। फिफ्थ है हमारे पास सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है हमारी बहुत पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि हम सेकेंड ईयर में भी हम सीखते हैं। 1972 में डेवलप हुई थी at at AT&T Bell Laboratories by डेनिस रिची। बहुत सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो सी लेवल लैंग्वेज में ही बने हुए हैं। जिस तरह के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सी लेवल लैंग्वेज में ही बना हुआ है। इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जिस तरह के ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हर तरह के सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल होती है। मतलब कि हार्डवेयर से भी थोड़ा करीब होती है जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हुई है, और एप्लीकेशंस बनाने में भी इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको एक तरह की मिडिल लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। थर्ड है हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो हैं ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आ जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने काम कैसे करना है, कि आपने क्या काम करना है, ये नहीं बताती कि काम कैसे करना है। ये ज्यादातर जो है हमारे नॉन टेक्निकल यूजर्स जो हैं इसको यूज करते हैं कि सिंपल अपने छोटे छोटे काम करने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। मगर ये जो है इतनी इलेबरेटिव नहीं होती कि कंप्यूटर को ये नहीं बताती कि आपने कैसे काम करना है। जिस तरह हमने प्रोसीजरल पढ़ा था कि एक सीक्वेंस में हमारे पास चलती है जिसमें हर इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को बताती है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। मगर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि आपने क्या काम करना है, कंप्यूटर को ये प्रोसीजर नहीं बताती कि कैसे करना है। ये जो है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास नॉन टेक्निकल यूजर्स यूज करते हैं। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि डेटाबेस एप्लीकेशंस या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज ही यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका गर्ज सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से होता है अपनी, कि उनकी डेटाबेस में डेटा एंटर हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, मॉडिफाई हो रहा हो, और बस डेटाबेस में जो भी काम होने चाहिए वो हो रहा हो। उनको इस चीज से कोई कंसर्न नहीं होता कि कंप्यूटर डेटाबेस में से कैसे डेटा रिमूव करेगा या ऐड करेगा। वो सिर्फ अपने काम से कंसर्न रखते हैं। तो ये वाली जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है ये कंप्यूटर को ये नहीं समझाती कि उसने कैसे करना है, बस वो कहती है कि तुमने ये करना है। जिस तरह हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये हमारे पास क्यूरी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारे पास प्रोसीजरल होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती है उन्होंने उसने कैसे काम करना है। मगर एसक्यूएल जो है ये सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की क्यूरी लैंग्वेज है जो कि बस कहती है कि ये काम करना है। उसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से होता है कि डेटाबेस में कैसे डेटा ऐड होगा, रिमूव होगा या डिलीट होगा।
ये हमारी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है एसक्यूएल, जो कि हमारी बहुत सारी डेटाबेस में, एमएस एक्सेस में, ओरेकल में, सिस बेस में और बहुत सारे सर्वर्स में यूज होती है। सेकेंड हमारे पास नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की एग्जांपल है आरपीजी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ये जो है ज्यादातर रिपोर्ट्स बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होती है, बिजनेस रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, और ये डेवलप हुई थी 1960 में बाय आईबीएम। अब जिस तरह के यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है प्रोसीजरल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का, कि प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास 3GL है और नॉन प्रोसीजरल जो है वो 4GL है। इनको हम देख भी चुके हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो बताती है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मगर जो नॉन प्रोसीजरल है वो ये बताती है कि करना क्या है बट कैसे करना है ये नहीं। इसी तरह प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए मुश्किल होती हैं सीखना और डिबग करना, मगर नॉन प्रोसीजरल जो है वो आसान होती हैं सीखना भी और डिबग करना भी, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बनी है। इसी तरह प्रोसीजरल लैंग्वेज हमें बहुत सारे कैपेबिलिटीज और बहुत सारे ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसने कैसे कैसे क्या काम परफॉर्म करना है। मगर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में हमारे पास कम कैपेबिलिटीज होती हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है हमारे पास प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स यूज करते हैं और ये फाइल ओरिएंटेड होती हैं, मगर जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है ये नॉन टेक्निकल यूजर्स के लिए होती है और ये ज्यादातर बस डेटाबेस ओरिएंटेड होती हैं कि उन्होंने अपने डेटाबेस पे जिस तरह से काम करना है। थर्ड हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको हम ऊप टेक्निक भी कहते हैं। ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक ही है जिसमें हमारी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती है, मगर ये काम करती है ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट को यूज करती है अपना डिफरेंट डेटास और फंक्शंस बनाने के लिए। जिस तरह अगर हमने किसी भी एक इंसान का या किसी भी चीज का डेटा रखना है तो हम उस चीज को एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। जिस तरह अगर मैं कहती हूँ कि मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसमें स्टूडेंट क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस तरह से स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी डेटा होगा, उसकी नेम, एज, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स, जो भी कोर्सेज होंगे उन सब का एक ऑब्जेक्ट बना देगी और उसकी और उनको कंबाइन कर देगी। और इसी तरह वो जो ग्रुप ऑफ डेटा है वो ऑब्जेक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने आगे डिफरेंट प्रोसीजर्स में, स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, उनका डेटा मॉडिफाई करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज किसी भी रियल वर्ल्ड चीज के डेटा रखने के लिए या उनके हिसाब से एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें वो उस चीज को एक ऑब्जेक्ट बना देती हैं, जिस तरह के मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी है। सबसे कॉमन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो यूज होती है वो है C++ लैंग्वेज, जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज में है। ये भी बेल्स लेबोरेटरी में डेवलप हुई थी इन 1980। ये एक्चुअली सी लैंग्वेज का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, थोड़ा बेहतर वर्जन है, जो कि हमें फैसिलिटी देता है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में काम कर सकें। हमें जो भी चीज़ है हम उसके ऑब्जेक्ट और क्लास बना के, तो हम उसके सारी जो भी चीज़ें और डेटा है उसको एक ग्रुप की शक्ल में इस्तेमाल कर सकें। सेकेंड है हमारे पास जावा। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं आजकल जावा में बन रही हैं। ये 1995 में डेवलप हुई थी और ये हमारे पास जो है डिफरेंट डेटाबेस के साथ भी इस्तेमाल होती है, ओरेकल और और भी जो डेटाबेसेस हैं हमारी वो जावा के साथ यूज़ हो सकते हैं। और इसी तरह जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है। बहुत सारी जो इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं वो उसमें भी जावा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हमारी कोई भी सर्वर एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, काफ़ी सारी जो एप्स हमारी डेवलप होती हैं वो भी जावा में है, और जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
और थर्ड इसकी एग्जांपल है सी शार्प। सी शार्प लैंग्वेज जो है वो सी प्लस प्लस पे बेस्ड है। इसको भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस जिस तरह सी का अपडेटेड वर्जन था, इम्प्रूव्ड वर्जन था, तो सी शार्प भी जो है वो सी प्लस प्लस का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है जो कि 2001 में बना था। और सी जो है, सी शार्प जो है वो विंडोज, वेब और दूसरी तरह की एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। तो ये हमारे पास जो थी ये मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमने देखी कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, लो लेवल एंड हाई लेवल, और फर्दर उनकी टाइप्स। जिस तरह के हाई लेवल इजी टू लर्न है, लो लेवल डिफिकल्ट टू लर्न है। इसी तरह हाई लेवल को हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और इनमें प्रोग्राम भी लिखा जा सकता है, डिबग भी हो सकता है। और उसी तरह जो लो लेवल लैंग्वेज है ये, इसको मॉडिफाई करना, इसमें प्रोग्राम लिखना एक प्रोग्रामर के लिए मुश्किल है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन थोड़ी स्लो है क्योंकि ये हार्डवेयर से थोड़ी दूर होती है, मगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज है उनकी एग्जीक्यूशन फास्ट है क्योंकि ये कंप्यूटर से बहुत ज्यादा करीब होती हैं। इसी तरह हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप है नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आ जाती है हमारी 5th जनरेशन लैंग्वेज में। जिस तरह हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज 3rd जनरेशन थी, नॉन प्रोसीजरल 4th जनरेशन थी, इस तरह नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास 5th जनरेशन लैंग्वेज है, या इन्हें हम इंटेलिजेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। जिस तरह हम आजकल देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होती है हर चीज़ में। तो इसी तरह जो लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपके एक्सपर्ट सिस्टम बनाने में यूज होती है वो होती है आपकी 5th जनरेशन लैंग्वेज, जिसको हम आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं।